बच्चों, आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां का पुनः अभ्यास करेंगे। इसके लेखक श्री नागार्जुन जी हैं। आप सोच रहे होंगे कि हिमालय की बेटियां कौन हैं और ये कैसे संभव है, क्योंकि हिमालय तो पर्वत है। बच्चों, इसमें लेखक नागार्जुन जी ने हिमालय और उनसे निकलने वाली नदियों का मानवीकरण किया है। मानवीकरण अर्थात उन्हें मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक को घूमने का बहुत ही शौक था। लेखक ने अपने जीवन में अलग अलग जगहों की कई यात्राएं की थी। एक बार वो अपने मित्रों के साथ हिमालय पर्वत की यात्रा पर जाते हैं। वहाँ पर लेखक इन नदियों का अलग ही रूप देखते हैं। हिमालय की बेटियाँ पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत व उनकी नदियों का बहुत ही अच्छे से हमारे सामने वर्णन किया है। लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियों को हिमालय की बेटियों की संज्ञा दी है। इन नदियों की तुलना लेखक ने अपनी दादी, मामी और मौसी की गोद से की है। जिस प्रकार हम अपनी माँ, दादी, मामी और मौसी की गोद में बैठकर सुख प्राप्त करते हैं, वैसे ही लेखक को भी इन नदियों की गोद में बैठकर सुख प्राप्त होता है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक इन्हें बेटियों, बहनों और प्रेयसी के रूप में देखते हैं। लेखक ने पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, इन दोनों ही क्षेत्र में इन नदियों के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। कहीं पर यानी कि मैदानी क्षेत्र में इन्हें बहुत ही शांत और गंभीर दिखाया है, लेकिन जब यही नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र में देखते हैं तो ये बहुत ही नटखट और चंचल दिखाई देती हैं। लेखक ने बर्फीली घाटियों, पर्वतों और गुफाओं में भी इन नदियों का अलग अलग रूप देखा है। देवदार, चीड़, चिनार, सरो, सफ़ेदा और कैल के वनों में इनका वर्णन किया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही महानदियाँ हैं, जिनमें सारी नदियों का संगम होता है। ये दोनों नदियाँ दयालु हिमालय से बनी हैं। इनका रूप इतना सुंदर है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने में गर्व महसूस करता है। ये नदियाँ हिमालय से निकलकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। लेखक ने समुद्र को पर्वतराज हिमालय के दामाद के रूप में और हिमालय पर्वत को समुद्र के ससुर के रूप में चित्रित किया है। काका कलेलकर ने इन नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता किसे कहते हैं? लोकमाता यानी कि सभी लोगों की माता। जिस तरह माता सभी कष्ट सहन करके अपनी संतान का पालन करती है, उसी तरह नदियाँ भी अपने जल से हमारा निरंतर पालन पोषण करती हैं। वे हमें पीने का जल और उपजाऊ मिट्टी देती हैं। माता कष्ट सहकर भी अपनी संतान की देखरेख करती है, उसी तरह नदियाँ भी दूषित होकर मानव का कल्याण ही करती हैं। हिमालय की यात्रा में
लेखक ने गंगा, यमुना और सतलुज आदि नदियों की प्रशंसा की है, जो समतल मैदानों से होकर विशाल हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस यात्रा में झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों और पर्वतों आदि का बहुत ही सुंदर व अद्भुत वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने देवदार, चीड़, सफ़ेदा आदि वनों की प्रशंसा की है। बच्चों, आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की कार्यपत्रिका दे रही हूँ। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही विकल्प को चुनना है, यानी सही उत्तर चुनना है और इसे लिखना है। आप इन विकल्पों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उनका उत्तर देंगे। धन्यवाद।